Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. आज का हमारा जो नया सेशन है इसमें जो मैंने टॉपिक कवर किया है फ्रॉम द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है ये। इसका एक क्वेश्चन अवेलेबल था हमारे पास बुक में और वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक के लिए एक एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो कवर की है। अदरवाइज इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले ना समझा हुआ हो। हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिटेल में पहले की जो वीडियोस हैं हमारी, लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी हमने डिस्कस किया था, लाइक हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कंसेप्ट में भी ये डिस्कस किया था। तो बिल्कुल वही रूल्स हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर एज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से ही तैयार किया जाता है जैसे हमने किसी पार्टनर की एडमिशन के दौरान इसे प्रिपेयर करना सीखा था। बिल्कुल वही परफॉर्मा है कि डेबिट साइड पर जो डिक्रीज इन एसेट है या कोई इंक्रीज इन लायबिलिटी है वो आएगी, और क्रेडिट साइड पर जो भी हमारे फायदे हैं, फायदे कैसे होंगे, लाइक इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो वो सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल वही हैं जो हमने पहले ऑलरेडी समझे और सीखे हुए हैं। द प्रॉफिट और लॉस from the revaluation of assets and liabilities is divided among the old partners in old profit sharing ratio। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एडमिशन के टाइम भी यही लाइन बोली थी कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हमने इसे बांटना है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट याद रखिए, मत कंफ्यूज होइए कि आपको ऑल पार्टनर्स लिखा हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी हुई है, उनके अकॉर्डिंगली डिवाइड करो। आप सिंपल सा यही याद रखिए। क्योंकि जब हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे तो रिटायर होने वाला पार्टनर भी तो बीच में ही शामिल है ना, तो उसे भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हिस्सा मिल ही जाएगा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस में। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमने एडमिशन के टाइम पर जिक्र किया था बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने यहाँ पर भी ट्रीटमेंट दे देनी है, ठीक है। स्पेशली रिटायरमेंट के केस में तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब मैंने इसका एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन कवर किया है जो कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 26 है और हमारी बुक में पेज नंबर 5.113 पर कवर हो रहा है। तो सबसे पहले जल्दी से हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। देखिए हमें 3 पार्टनर्स बता रखे हैं, ए, बी एंड सी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें 5:3:2 बता रखी है। अब हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की कि क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज में अपीयर हो रहे थे वो थे 1,20,000। ये हमें ए, बी और सी की कैपिटल्स बता रखी हैं 4 लाख, 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। हमें एसेट साइड पर अगर ध्यान से देखें तो कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस कर फिर आपको नेट डेटर्स जो है वो बता रखे हैं अमाउंट कॉलम में कि कितने हैं। हमें स्टॉक, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग नाम की कुछ फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स हमें बता रखी हैं। देखो अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या बता रखा है। ए रिटायर हो रहा है ऑन दिस डेट, मतलब 31 मार्च 2020 को ए रिटायर हो रहा है और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं। देखो ए के रिटायर होने के बाद वाली भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, मतलब ए के रिटायर होने के बाद हम बेसिकली ये जो एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी होती हैं वो करते हैं। तो इसलिए हम अपने डेट कॉलम में जब जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करेंगे या अकाउंट्स बनाएंगे तो हम नेक्स्ट डे वाली डेट भी लिख सकते हैं, मतलब 1 अप्रैल 2020 भी लिख सकते हैं, जो हमें यहाँ पर 31 मार्च 2020 बता रखी थी। अब देखते हैं हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ए रिटायर हो रहा है और हमें जो एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट्स हो गए हैं 10,000 के, जिन्हें राइट ऑफ करना ही करना है। प्रोविजन बनानी है डाउटफुल डेट्स के लिए और एग्जिस्टिंग रेट पर ही बनानी है। क्या आपको कहीं भी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग रेट बता रखा है कि इतने % हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनानी है?
नहीं बता रखा ना, तो फाइंड आउट करेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे कि कितना है एग्जिस्टिंग डेट, ताकि पता चल सके कि जो नई प्रोविजन बनानी है वो कितनी रेट के हिसाब से बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और एडजस्टमेंट है, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है। देखो क्रेडिटर कौन होता है? लायबिलिटी। ये कौन सी है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब आपको पता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंक्रीज इन लायबिलिटी है, ये हमारा नुकसान है, नुकसानों को डेबिट साइड पर लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए सेम सिमिलर यही है, प्रोविजन में बनानी है हमने लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस मतलब एक तरीके से हमारे पास खर्चा आ रहा है ना, क्लेम आ रहा है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये फिर से हमारी इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो ये भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। देयर इज अ लायबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब ये भी फिर से हमारी लायबिलिटी है, फिर से कह लो कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की फॉर्म में ये भी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आ जाएगी। क्रेडिटर्स, कुछ क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब कुछ क्रेडिटर्स हैं जो 8,000 से रिड्यूस हो रहे हैं। अब हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा फायदा है और हम इसे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे। स्टॉक भी इंक्रीज्ड बाय 15,000, इसका मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है और बढ़ रहा हो एसेट तो उसे क्रेडिट साइड पर नोट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए बहुत ही ध्यान से, प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू, बाय नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? टू। तो हमें कंपैरिजन कर कर पता लगाना पड़ेगा कि प्लांट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई है। याद है ना आपको, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझाई हुई है कि ये टू और बाय वर्ड्स ध्यान से चेक करने हैं। अगर बाय दिया हुआ हो तो उसी अमाउंट से एडजस्टमेंट दे देते होते हैं, लेकिन अगर टू दिया हुआ हो तो हमें बैलेंस शीट में कंपैरिजन कर कर फिर पता लगाना पड़ेगा, जो डिफरेंस आएगा उस अमाउंट से एडजस्टमेंट की जाती है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो मतलब हमें कोई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या कोई नई वाली बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इतना सा काम कहा गया है कि हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और रीवैल्यूएशन का खाता भी बनाना है। आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर बुक आपके पास नहीं है तो भी जरूर नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, रिवाइंड कर कर नोट कीजिए। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। देखिए हमारी जो सबसे पहली एडजस्टमेंट थी ना, वो बैड डेट्स से रिलेटेड थी, तो इसलिए मैंने पहले आपको एक वर्किंग नोट समझाना ही ठीक समझा है। देखते हैं कि हमने जो न्यू प्रोविजन की अमाउंट बनानी है, मतलब न्यू प्रोविजन क्रिएट करनी है डेटर्स पर, उसकी अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में परसेंटेज की फॉर्म में करंट रेट नहीं दिया हुआ, तो हम पहले करंट रेट फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारे पास अच्छे डेटर्स बचते हैं बैड डेट्स माइनस करने के बाद, उन पर कितनी अमाउंट बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। देखिए बहुत ही ध्यान से, हम करंट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैथ्स में होता था ना, यूनाइटरी मेथड लगाते होते थे कि अगर इतना का इतनी वैल्यू है तो एक की कितनी होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ करना है कि अगर मेरे डेटर्स 1.5 लाख थे तो प्रोविजन कितनी बनी हुई थी, देखा था ना क्वेश्चन में ध्यान से, 9,000 की प्रोविजन बनी हुई थी। तो एक पर 9,000 अपॉन 1,50,000, और क्योंकि मैंने परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो हम 100 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे, वो मेरा परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकल आएगा। तो कुछ इस तरह से जब हम कटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो करंट रेट है वो 6% है, कि अगर 1.5 लाख पर 6% कैलकुलेट करते हैं तो 9,000 की प्रोविजन बनी हुई थी। तो हमें अब करंट रेट पता चल गया। अब पता लगाना है कि डेटर्स की कौन सी अमाउंट है जिन पर हमें न्यू प्रोविजन बनानी है। तो देखो यहाँ एक लाइन लिखी गई है कि न्यू प्रोविजन जो है वो गुड डेटर्स पर मेंटेन की जाएगी। अब अच्छे वाले डेटर्स हैं कौन से? जिन्होंने बैड डेट्स नहीं होने दिए। तो बैड डेट्स जो हो गए हैं उन्हें माइनस कर कर रिमेनिंग जो हमारे पास डेटर्स बचते हैं वो हमारे गुड डेटर्स हैं, और इन गुड डेटर्स पर हम करंट रेट के अकॉर्डिंगली जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी न्यू प्रोविजन ₹8400 आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्किंग नोट्स आपको समझ में आ गए।
अब देखते हैं कि किस तरह से वो जर्नल एंट्रीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला कंसेप्ट बनेगा। देखो, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज अगर पास करते हैं तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी जो ट्रांजैक्शन हमें बता रखी थी, एडजस्टमेंट बता रखी थी, वो थी बैड डेट्स की। अब बैड डेट्स की एंट्री आप +1 में सीख कर आए हो। बैड डेट्स हमारा नुकसान है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली हम उन्हें डेबिट कर लेते हैं, और ये हमारी कौन सी एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं? डेटर्स को। और जब एसेट रिड्यूस होती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जर्नल एंट्री जो 10,000 वाले बैड डेट्स हो ही गए हैं, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी, विच इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। देखो, अभी इस जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन का कोई नाम नहीं आया ना, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी कुछ भी फिलहाल पोस्ट नहीं करेंगे। देखते हैं कि अब हमारी आगे फर्दर जो क्वेश्चन है, जो जर्नल एंट्री है, वो कौन सी होगी। अब देखो, बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट हमने देखी थी तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस शीट में कितनी बता रखी थी? 9,000। अगर आपने ध्यान से वर्किंग नोट्स समझे हो तो उनमें भी मैंने 1.5 लाख पर 9,000 की प्रोविजन बनी हुई आपको बताई थी। हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? हम प्रोविजन इसीलिए बनाते हैं ना ताकि हम बैड डेट्स को कवर कर सकें। तो अगर 10,000 के बैड डेट्स हुए थे, उन पर 9,000 जो है हमने ऑलरेडी प्रोविजन बनाई हुई थी, तो कितना नुकसान है जो हमारा नहीं कवर हुआ, और वो एक्चुअल हमारा नुकसान किस में जाने वाला है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। जैसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केस में, या जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के केस में समझा था ना कि प्रोविजन अगर नहीं बनी हुई है, क्लेम ज्यादा आ गया है, तो वो हमारा एक्चुअल लॉस बनकर रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बैड डेट्स जब हमारे हो गए हैं तो जितने बैड डेट्स हमने प्रोविजन में से कवर कर लिए, अब ये एंट्री कैसे बनेगी? देखो, अभी अभी मैंने लास्ट एंट्री में आपको बैड डेट्स डेबिट करवाए थे। अब उन बैड डेट्स को हमने एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उन्हीं बैड डेट्स को जो पहले डेबिट हुए थे, अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कर दिया क्रेडिट, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखो, प्रोविजंस का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोविजन को यूज कर रहे हैं। तो जब प्रोविजंस को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा ना। और जो डिफरेंस है वो देखो ध्यान से, 1,000 रुपीज का डेबिट साइड पर एक तरीके से हमारी क्या निकल रही है? बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। और बैलेंसिंग फिगर होने के नाते ही ये रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और इस बार बैलेंस शीट इस बार रीवैल्यूएशन में यहाँ पर बैड डेट्स की एंट्री पोस्ट की जाएगी, क्योंकि इस बार जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर हम सबसे पहली जो आइटम लिखेंगे वो बनेगी टू बैड डेट्स अकाउंट ₹1,000। गलती से भी यहाँ पर टू बैड डेट्स अकाउंट लिखकर 10,000 नहीं लिखना है, क्योंकि 10,000 अगर बैड डेट्स हुए थे तो 9,000 हमने हमारी प्रोविजन में से कवर कर लिए हैं। तो बाकी का जो 1,000 नहीं बचा है वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाएंगे प्रोविजन वाली एंट्री। अब देखो, हमने अभी अभी वर्किंग नोट्स में कितनी नई प्रोविजन बनाई थी? 8400 की। तो अब उस प्रोविजन को बनाने के लिए भी तो कोई जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए ना। क्या हमने वो 8400 पहले रिकॉर्ड किया हुआ था? नहीं किया हुआ था। प्रोविजंस का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट साइड वाला। तो अब हम क्रेडिट साइड वाली चीजों को कहाँ शो करते हैं? लाइबिलिटीज साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मेरे पास स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप फुल भी लिख सकते हो कंप्लीट इसे, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितने की प्रोविजन बनाई है? 8400 की। सो दिस इज इंक्रीज इन आवर लाइबिलिटी। और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर जर्नल एंट्री की फॉर्म में पास किया जाएगा। अब आपको लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग आती है तो खुद सोचकर देखो, ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा और लिखा क्या जाएगा? जो उसके ऑपोजिट लिखा हुआ होता है, यानी कि टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई। तो ये देखो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8400 कर ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। देखिए जो नेक्स्ट एंट्री है मैंने उसे थोड़ा सा कंबाइन कर दिया एक तरीके से, क्योंकि 3 ट्रांजैक्शंस 3 एडजस्टमेंट्स एक ही नेचर की थी। एक साइड पर हमारी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आ रहे थे, एक साइड पर लीगल डैमेजेस की प्रोविजन हमें बनानी पड़ रही थी, और एक हमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज की प्रोविजन बनानी पड़ रही थी। तो तीनों ही हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी जैसे आपको अभी अभी प्रोविजन वाला केस बताया डाउटफुल डेट्स वाला, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी जर्नलाइज कर दिया जाएगा। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग आ जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। जिसका जितना अमाउंट है उसके सामने उतनी ही अमाउंट आ जाएगी और तीनों का टोटल रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो अब इसकी भी पोस्टिंग जल्दी से देख ले। देखिए ये रहे क्रेडिटर्स डेबिट साइड पर, ये रहा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मुझे उम्मीद है कि ये यहां तक का क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सिंपल से तरीके से समझ में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो है डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ प्लांट से रिलेटेड। हमें क्या दिया हुआ था कि प्लांट की वैल्यू रिड्यूस्ड टू है ₹1,80,000 और हमें प्लांट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी बता रखी थी 2 लाख। अब 2 लाख और 1,80,000 का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा 20,000। और देखो फिर से ये रिडक्शन है, ये हमारा नुकसान है, तो इसे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर हम पोस्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, और इसे बिल्कुल उसी तरीके से ही पोस्ट कर दिया जाएगा रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर टू प्लांट 20,000। अब 8,000 के क्रेडिटर्स थे जिनका हमें दे रखा था नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस बार लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही हो तो उल्टा कंसेप्ट हो जाता है, डेबिट हो जाती है वो। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इस बार रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो इस बार पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पर ही होगी बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 8,000। नेक्स्ट देखो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी तो वो भी हमारा फायदा है, तो इसलिए इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ स्टॉक को कुछ इस तरह से जर्नलाइज कर दिया जाएगा कि स्टॉक डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी पोस्टिंग बाय स्टॉक लिखकर 15,000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। अब देखो जितनी भी एडजस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में करनी चाहिए थी वो हमने सब कर दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है। जब हमने बैलेंस किया तो देखो वही आंसर निकल रहा है जो हमें, जब मैंने आपको क्वेश्चन नोट करवाया था, हमने क्वेश्चन रीड किया था, उस वक्त आपको मैंने कहा था कि ये आंसर जरूर नोट कर लीजिए। तो लॉस निकल रहा है 66400 का। अब ये ओल्ड पार्टनर्स जब जो रिटायर हो रहा है वो भी इसमें मौजूद ही है, तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली आप इसे डिवाइड कर दोगे। अब हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं कि क्या बनेगी। देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस था 66400, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर निकला था, तो रीवैल्यूएशन यहाँ पर 2 में लिखा जाएगा, और बाकी के जो तीनों पार्टनर्स है वो डेबिट हो जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। देखो जब मैंने आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट समझाए थे, जब फंडामेंटल्स किए थे हमने, बेसिक कंसेप्ट्स किए थे पार्टनरशिप के, तब आपको क्या समझाया गया था कि पार्टनर से जब हमने कोई चीज चार्ज करनी हो, एक तरीके से वसूली करनी हो, काटनी हो, तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं। पार्टनर्स को मिलने वाली चीजों को हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये चार्ज की जाने वाली चीज है ना, इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले नहीं समझा हुआ है
तो काइंडली रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा वो किस तरह से बनता है वो ज़रूर चेक कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली इसलिए करवाया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता होता है, लेकिन वो जर्नल एंट्रीज में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको एक एक जर्नल एंट्री समझाई गई है और फिर उसकी पोस्टिंग भी बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बना है, ये सारा का सारा कंसेप्ट आज का आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।